हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 8वां है क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप लोगों को थंबनेल से पता लग भी गया होगा। तो जो बच्चे न्यू हैं उसे हम बता दें, क्या हम लोग जो क्लास 12 का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो यानी दो भाग में जो बटा हुआ है आपका इकोनॉमिक्स का बुक, उसे हम लोग 30 लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं। तो हम लोगों का ऑलरेडी 7 लेक्चर हो चुका है। जो बच्चे न्यू हैं तो हमारे चैनल पर झांककर वो प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ लिखा होगा संकल्प 30 दिन में एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स खत्म, इकोनॉमिक्स खत्म। तो आप वहाँ से सातों लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है वह है 8वां लेक्चर क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे आगम की धारणाएं पर। तो आगम आपको हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में आगम क्या होता है। तो आगम के बारे में तो आप अच्छी प्रकार से जानते ही हैं, लेकिन जिसे जो बच्चे रिवाइज नहीं किए हैं यानी कि उसे याद नहीं किए हैं तो उसे तो याद नहीं होगा। यानी कि आपको हम बताए थे आगम क्या होता है। क्या जब उत्पादित वस्तु को जब हम बाजार में बेचते हैं, यानी किसी भी प्रकार की उत्पादित वस्तु जैसे बिस्किट, कपड़ा, ईंट इत्यादि प्रकार की वस्तु को जब हम बाजार में बेचते हैं, उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसे ही हम लोग आगम या संप्राप्ति कहे थे। आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में आगत, निर्गत, संप्राप्ति सभी भी को अच्छी प्रकार से समझाए थे और आपको हम बताए थे कि आगम का एक चैप्टर आने वाला है। तो यही हमारा आगम की धारणा है, यानी कि जब उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आगम या संप्राप्ति। तो आज हमारी आगम की धारणाएं जो हैं सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे और आज की हमारी वीडियो थोड़ी छोटी होगी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आगम की धारणाएं। और सबसे पहले बात यह करें, क्या आप लोगों को पिछले लेक्चर का भी हमारा पीडीएफ मिल गया होगा। आई होप क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और वहां से आप हमें क्लास 12 के इकोनॉमिक्स से किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आगम की धारणाएं में हमें क्या पढ़ना है, हर रोज के भांति पहले इस बात को जानें कि आगम की धारणा के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। आपको हर एक वीडियो में हम बताए हैं कि आगम की धारणा क्या, या हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में बताए हैं क्या इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्योंकि मोटा मोटी तौर पर अंदाज लग जाता है क्या हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो क्या चीज़ को पढ़ेंगे। नहीं तो हम पढ़ाते जाएंगे, आप देखते जाइएगा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए आप जब समझ जाते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है तो वह चीज़ें हमें आसान लगती है। ठीक है, तो आगम की धारणाएं को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट मतलब हो गया आपका धारणाएं, ऑफ मतलब की, और रेवेन्यू मतलब आगम, यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू अर्थात आगम की धारणाएं। तो जो आपको हम पहले भी बताए कि आज की लेक्चर जो है थोड़ी छोटी है। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ेंगे सबसे पहले जानेंगे कि आगम क्या होता है और आगम की धारणाएं क्या है उसे जानेंगे। और विभिन्न बाजार के आगम के वक्र, विभिन्न बाजार जो है, बाजार को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, तो उसका जो वक्र होता है उसे जानेंगे। और हमारा जो आपको पता ही है कि अंतिम में हम टेस्ट ले लेते हैं 8-10 सवाल का। तो आपको हम शुरू में ही बताएं का ये जो आपका है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब ये आएगा आपका, तो ये जो आपको है यहाँ सिर्फ आपको यहाँ फैक्ट दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ सिर्फ इसको सिर्फ याद करने के तौर पर रखना है, क्योंकि इसका जो विभिन्न बाजार के जो आगम वक्र है, विभिन्न बाजार जो है वह आपको, इसका जो फुल्ली कॉन्सेप्ट है वह आप लोगों का लेक्चर 12 में आ गया, क्योंकि आपके बुक में लेक्चर 12 में है। हम सोचे क्या उसमें ले लेंगे, लेकिन आप वीडियो पर कमेंट करते सर ये वाला टॉपिक छूट गया। इसलिए आपको हम ये विभिन्न बाजार के आगम वक्र जो है वहाँ सबसे बड़ा यहाँ पॉइंट उठता है कि विभिन्न बाजार के आगम वक्र, यानी कि विभिन्न बाजार जो है उसका आगम का यानी वक्र कैसा होगा, यहाँ उसी को समझाया गया है आपके इस लेक्चर में। तो आप उसी को यहाँ समझेंगे, ना कि आप विभिन्न बाजार के स्वरूप को समझने लगेंगे। ये नहीं है कि पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाई जाएगी, लेकिन उतनी अच्छी प्रकार से आपके बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है इस विभिन्न बाजार के बारे में, लेकिन आगम वक्र के बारे में वर्णन दिया गया है। और विभिन्न बाजार का जो वर्णन दिया गया है वह आपका चैप्टर नंबर 12 में है, जैसे कि आपको हम अभी बताए। तो आप इसे सिर्फ फैक्ट के तौर पर इस वाला कॉन्सेप्ट को रखेंगे और इसका आगम वक्र को ध्यान रखेंगे, और बाजार का जो स्वरूप होगा वह आपको हम 12वां लेक्चर में बता देंगे। आप इसे जो विभिन्न बाजार के आगम वक्र जो है इसका सिर्फ अभी नोट तैयार कर लेंगे, और जब हमारा वो वाला लेक्चर आएगा तब आप इसका अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या आगम क्या होता है, तो आगम के बारे में जानिए
आपको जैसे ही बता चुके हैं क्या किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो उससे जो हमें लाभ प्राप्त होती है उसी को ना आगम कहते हैं। तो उसी का परिभाषा है एक फर्म द्वारा अपनी वस्तु की बिक्री से प्राप्त राशि आगम को ही संप्राप्ति कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, पहले इस बात को समझिए। एक फर्म द्वारा अपनी वस्तु की बिक्री से प्राप्त राशि ही आगम है। सिंपल सा, एक फर्म है, मान के चलिए ये फर्म है कोई भी है, तो उसमें वस्तु उत्पादित की जाएगी। वस्तु जब उत्पादित किया जाएगा, इसे वस्तु उत्पादित करने के बाद कोई भी फर्म या उत्पादक अपने पास थोड़ी रखेगा। अगर अत्यधिक मात्रा में वस्तु उत्पादित किया है तो वो अपने पास नहीं रखेगा, ऑब्जेक्ट सी बात है, वह बेचने जाएगा और बेचने पर जो उसे राशि प्राप्त होगा वही आपका क्या है, आगम। बेचने पर जो इसे राशि प्राप्त हो रहा है वही आपका क्या हो गया, आगम। और आपको हम बताए थे कि आगम को ही संप्राप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं आगम को, संप्राप्ति। तो आप समझ गए कि आगम क्या है, कि एक फर्म द्वारा अपनी वस्तु की बिक्री से जो प्राप्त राशि है वह आपका आगम है। और आगम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्राप्ति। ठीक है। तो एक अर्थशास्त्री यहाँ है जिसका नाम है डूले। क्या नाम है, डूले। डूले क्या कहता है, एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्ति है। तो यह भी हमारा एक डूले प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, और ये हमारा क्या बताता है, एक फर्म का आगम जो होता है उसकी बिक्री से या वस्तु की बिक्री से जो मौद्रिक प्राप्ति होती है उसी को आगम कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। आप दोनों में से कोई भी परिभाषा को याद रख सकते हैं, दोनों का जो मेन अर्थ है वह एक ही है। ठीक है। तो आप समझ गए आगम क्या है। तो अब समझिए आगम की धारणाएं। तो आगम की धारणाएं जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबरिया सवाल कई बार एग्जाम में देखा गया है। यहाँ तो 2 नंबर का सवाल इनमें से किसी एक को दे देगा, बताने बोलेगा क्या कुल आगम क्या है, या सीमांत आगम क्या है, या औसत आगम क्या है। अगर 5 नंबरिया सवाल पूछा जाए तो ये तीनों को दिया जाएगा। तो आगम की धारणाएं के अंतर्गत पहला धारणा क्या है आपका, कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। तो याद रखना है आगम की धारणाएं जो है आपका कितना है, 3 है। और उसमें जो आगम की धारणाएं में पहला क्या है, कुल आगम, उनके बाद क्या है, सीमांत आगम और औसत आगम। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुल आगम को टोटल रेवेन्यू। क्या कहते हैं, कुल आगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो इसे हम लोग टी यानी शॉर्ट में टी और रेवेन्यू का आर यानी कि टी आर लिख सकते हैं। सीमांत आगम को क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, अर्थात इसका एम और आर यहाँ का एम आर लिख सकते हैं। और औसत आगम को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, अर्थात ए आर लिख लेते हैं। आप जो है अगर पूरी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप जो है इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्या कुल आगम को टी आर, सीमांत आगम को एम आर और औसत आगम को ए आर कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है आपका शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश का शब्द यूज कर लिया जाता है, और पूरी लेक्चर में जो है आपका इंग्लिश शब्द का ही यूज किया गया है। यानी कि कुल आगम की जगह आपको टी आर लिखा मिलेगा, सीमांत आगम की जगह एम आर लिखा मिलेगा और औसत आगम की जगह ए आर लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि आपके बुक में भी इसी प्रकार से लिखा गया है और आपको भी वहां उसी प्रकार से लिखना होगा। क्योंकि अगर हर जगह आप कुल आगम प्रयोग कीजिएगा तो वह अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और वह उतनी अच्छी आप लिखा नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग जो इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, क्या कुल आगम का क्या कहते हैं, टी आर कहते हैं। सीमांत आगम को इंग्लिश में मार्जिनल रेवेन्यू यानी एम आर कहते हैं। औसत आगम को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। आगे इस लेक्चर में हम भी टी आर, एम आर और ए आर का ही प्रयोग करेंगे, तो आप वहां तुरंत ही समझ जाइएगा क्या टी आर का मतलब कुल आगम, सीमांत आगम का एम आर और औसत आगम का ए आर। ठीक है। तो अब यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आगम की धारणा के अंतर्गत कुल आगम को टोटल रेवेन्यू अर्थात टी आर, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात एम आर, उनके बाद हमारा क्या है औसत आगम एवरेज रेवेन्यू अर्थात ए आर। तो ये तीनों आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए एक एक का अब डिटेल देखते हैं हम। तो अगर आपको आगम की धारणा के अंतर्गत अगर आपको पूछ लिया जाए 5 नंबर में, अगर आप इसे इन तीनों का नाम लिख देंगे, क्या आपको नंबर मिल जाएगा 5 का 5? कभी नहीं मिलेगा। इसका आपको उदाहरण के साथ समझाना होगा। तो जानिए क्या कुल आगम क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए क्या कुल आगम क्या होता है। ठीक है। तो कुल आगम आपका है क्या वस्तु की बेची गई सभी इकाई से प्राप्त आगम या वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री से प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहा जाता है। सिंपल सा बात है। आगम किसे कहते हैं, वस्तु को बेचने पर जो हमें लाभ प्राप्त होती है उसे आगम कहते हैं। और कुल आगम दे दे यानी कि वस्तु की सभी इकाई बेचने पर
प्राप्त आगम या वस्तु की सभी इकाई की बिक्री से जो प्राप्त कुल राशि होगी उसे ही हम लोग कुल आगम कहेंगे। सिंपल सा है, क्या वस्तु की बेची गई सभी इकाई से प्राप्त आगम या वस्तु की सभी इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहेंगे। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, यानी कि टोटल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू अर्थात टीआर। तो कुल आगम बराबर सूत्र होता है बिक्री इकाई और वस्तु की प्रति इकाई मूल्य, यानी कि अगर बिक्री इकाई अगर है और उसकी प्रति इकाई मूल्य, अर्थात उदाहरण के समझिए, इसका जो कुल आगम का आपका यहाँ उदाहरण है, पहले सूत्र को जान लीजिए। कुल आगम क्या है, बिक्री इकाई गुना प्रति इकाई मूल्य। वस्तु की अगर एग्जांपल है समझिए इसको, वस्तु की एक इकाई की कीमत कितना है, 10 रुपया, ठीक है, और इसे 5000 इकाई वस्तु बेचता है। कितना हजार इकाई वस्तु बेचता है, 5000 इकाई। और कुल आगम क्या है आपका, कुल आगम बराबर सूत्र क्या होता है, बिक्री इकाई गुना प्रति इकाई मूल्य। तो बिक्री इकाई कितना है आपका 5000 और प्रति इकाई मूल्य कितना है 10। इस दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 50000। अर्थात यहाँ आप अगर किसी वस्तु की अगर आपको सभी इकाई से प्राप्त राशि को निकालना है तो आपको वहाँ सूत्र लगाना होगा बिक्री इकाई गुना प्रति इकाई मूल्य। अर्थात उदाहरण हमारा, इसे आप समझ सकते हैं आसानी पूर्वक, क्या वस्तु की एक इकाई की कीमत कितनी थी 10 रुपया और 5000 इकाई वस्तु को बेचेगा, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 5000। तो यही हमारा जो सूत्र है ना, क्या कुल आगम बराबर बिक्री इकाई गुना प्रति इकाई मूल्य, यानी कि बिक्री की कितनी इकाई है और एक इकाई की उसमें कीमत कितनी थी। अगर 5000 इकाई वस्तु बेच रहा है तो उसमें से एक इकाई की कीमत कितनी है, अगर 10 रुपया है तो इस दोनों गुना कीजिएगा तो आपका कितना आंसर निकलेगा 50000। वही ना है, क्या कुल आगम बराबर बिक्री इकाई गुना प्रति इकाई मूल्य। तो आप आसानी पूर्वक इसे समझ गए, क्या कुल आगम क्या है, वस्तु की बेची गई सभी इकाइयों से प्राप्त आगम या वस्तु की सभी इकाई बिक्री से प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहते हैं। आई होप आपको इसमें किसी भी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होगी। अब आता है आपका सेकंड, सीमांत आगम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, अर्थात क्या कहते हैं एमआर। ठीक है, क्या कहते हैं एमआर। तो इसे समझिए, किसी सीमांत का आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या बताया, सीमांत का क्या होता है के अतिरिक्त, वही है हमारा, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आगम को सीमांत आगम कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या सीमांत मतलब क्या होता है के अतिरिक्त। तो वहाँ एग्जाम्पल क्या कहते हैं, डिफिनेशन में लिखना है किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो प्राप्त आगम होगा उसी को ही सीमांत आगम कहेंगे। सिंपल सा यही है, क्या सीमांत आगम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को जब हम लोग बेचेंगे, यानी कोई भी वस्तु थी उसकी अलग से इकाई को लाकर हम बेच दिए, ठीक है, उससे जो हमें पैसा यानी रुपया पैसा प्राप्त होगा उसी को आगम कहते हैं। और वही रुपया पैसा को हम लोग क्या कहेंगे, सीमांत आगम कहेंगे। सीमांत आगम क्यों कहेंगे, क्योंकि हम अतिरिक्त वस्तु को बेचे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा सीमांत आगम हो जाएगा। अर्थात परिभाषा क्या है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आगम को क्या कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मार्जिनल क्या बताया था आपको, सीमांत को क्या कहते हैं एमआर। तो एमआर बराबर क्या होगा टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। तो ये आपका हो गया सूत्र। ये सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे, या ये है आपका, या दूसरा सूत्र आपका ये है एमआर बराबर डेल्टा टीआर बटे डेल्टा क्यू। ये क्या है आपका डेल्टा क्यू, ये बट्टा है आपका, इसे ध्यान में रखेंगे। तो सूत्र क्या हो गया, दो सूत्र है, एम आर बराबर टी आर एन माइनस 1। टी आर क्या है आपका, टी आर क्या है टोटल रेवेन्यू। तो समझिए आप कुल एम आर बराबर आपका इसका डेल्टा टी आर का हिंदी क्या हो गया, कुल आगम में परिवर्तन बटे डेल्टा क्यू यानी कि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा टी आर, ये है आपका कुल आगम में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू है क्या है, वस्तु मात्रा में परिवर्तन। आपको इसका सूचक जो है वह मिल जाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे। एम आर बराबर दो सूत्र है, इसे आप जान ही गए। और एम आर बराबर क्या होता है डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, और डेल्टा टी आर का मतलब हो गया कुल आगम में परिवर्तन बटे या डेल्टा क्यू यानी कि वस्तु मात्रा में परिवर्तन। इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। इसे समझिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। एक इकाई वस्तु की बेचने पर हमें 10 आगम अर्थात 10 रुपया प्राप्त होता है। दूसरा इकाई को जब बेचे तो हमें 20 आगम यानी कि 20 रुपया प्राप्त हुआ। तो एम आर का
पहला सूत्र क्या है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो टी आर कितना है हमारा यहाँ 20 है, और 20 में 10 घटाइएगा आपको कितना प्राप्त होगा 10। एक सूत्र कंप्लीट। दूसरा सूत्र क्या है, डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, यही है ना। तो डेल्टा टी आर बटे जब क्यू कीजिएगा कुल आगम में परिवर्तन, कुल आगम में परिवर्तन देखिए कितना है 20, तो कुल आगम में परिवर्तन यहाँ 20 हो जाएगा। और सेकंड में क्या दिया, वस्तु मात्रा में परिवर्तन, वस्तु मात्रा में परिवर्तन कितना है 10 परिवर्तन है। देखिए 20 में 10 जाएगा 10 है ना है, तो 10 10 जब कटाइएगा, ओ सॉरी 10 को जब आप कटाइएगा 20 मूल्य जो है आपका यहाँ इस प्रकार से इसे बनाना है। यहाँ जो आपकी है थोड़ी सी मिस हो गई है, आप इसे थोड़ा सा अपने आप में करेक्शन कर लेंगे कि यहाँ जो है आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ क्या है, कुल आगम में परिवर्तन कितना है, कुल आगम में परिवर्तन कितना है 20 आगम है, ठीक है। और वस्तु मात्रा में परिवर्तन कितना है 2 है, तो आपका 10 ना होकर यहाँ 2 हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे और इसे सही कर लेंगे। क्या एम आर बराबर क्या होता है, क्या सूत्र क्या है आपका, ये सूत्र तो कंप्लीट हो गया। क्या टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, 20 में 10 जाएगा तो 10 एम आर बराबर ये निकल जाएगा। और सेकेंड वाला सूत्र में थोड़ा सा करेक्शन हो गया, आप इसे सही कर लेंगे, मिस प्रिंट हो गया है क्या। तो इसका सूत्र क्या है, डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू। डेल्टा टी आर मतलब क्या होता है, कुल आगम में परिवर्तन, कुल आगम में परिवर्तन कितना है 20, तो 20 ठीक। और वस्तु मात्रा में परिवर्तन कितना है 2, यानी कि 1 2 20 गुना 10 तो 10। और इसे आप थोड़ा सा यहाँ 2 कर लेंगे तो आप ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीमांत आगम किस प्रकार से आपका निकलता है, कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आगम को क्या कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। और इसका 2 सूत्र और दोनों सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारा है तीसरा औसत आगम। तो औसत आगम के अंतर्गत आपको क्या समझना है तो उसको समझिए। और अंतिम है, और इसका क्या है एवरेज रेवेन्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं AR, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। अर्थात औसत आगम से अभिप्राय उत्पादन के प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाले आगम को औसत आगम कहते हैं। यानी कि अगर 5000 वस्तु को बेचे जाए तो इनमें से प्रति एक इकाई से प्राप्त राशि को हम लोग क्या कहेंगे, औसत आगम कहेंगे। सिंपल सा बात है, अगर औसत आगम हमें निकालना होगा तो प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाले आगम से ही हमें औसत आगम निकलेगा मेरा, ठीक है। कुल आगम को बिक्री की गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होता है। यानी कि कुल आगम की बिक्री की गई इकाई, अगर 5000 बिक्री की गई इकाई की संख्या है तो उसे औसत आगम निकालना है, तो इकाइयों की जितनी संख्या है कुल आगम इकाइयों की संख्या से इसमें भाग देना होगा। इसे आपको हम अभी उदाहरण से समझाएंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या समझे, कुल आगम टोटल रेवेन्यू और वस्तु बिक्री की गई इकाई यानी कि Q, तो इसे TR बटे Q करेंगे, यानी कुल आगम बटे बिक्री की गई इकाई करेंगे। तो यह आपका सूत्र हो गया। क्या AR बराबर सूत्र होता है, सूत्र को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूत्र आपको एक नंबरिया में पूछ लिया जाएगा और एग्जाम 4 दे देगा और 1 सही दे देगा और 3 गलत दे देगा, आपको टिक आउट करने का, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है एवरेज रेवेन्यू का, कि TR बटे Q। TR का अर्थ हो गया आपका कुल आगम और Q क्या हो गया बिक्री की गई इकाई, ठीक है। तो इसे आपको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। औसत आगम सदैव वस्तु की प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करता है। औसत आगम क्या करता है आपका, वस्तु की प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करता है। तो आप इसका समझ गए क्या, AR बराबर क्या होता है TR बटे Q, और TR क्या है कुल आगम और बिक्री की गई इकाई Q है। और आपको एक बार फिर से हम परिभाषा बताते हैं कि औसत आगम से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाले आगम को क्या कहते हैं, औसत आगम कहते हैं, ठीक है। अब समझिए आप इसका उदाहरण, इकाई की संख्या बिक्री कुल आगम और आपको क्या निकालना है औसत आगम। अगर वह इकाई की संख्या 1 है, कुल आगम कितना है 20 है, और इसका शुद्ध आपको औसत आगम क्या है TR बटे Q। तो TR बटे अगर Q है तो 20 बटे 1 की जगह कितना प्राप्त होगा, तो कितना प्राप्त होगा 20 गुना 20 बटे 1 तो 20 ही प्राप्त होगा। सेकंड आपका क्या है, क्या इकाई की बिक्री संख्या आपको कितना है 2 और कुल आगम प्राप्त हो रहा है आपको 38, और इसका औसत आगम बराबर सूत्र क्या होता है TR बटे Q। अर्थात आपका TR ये कुल आगम और Q आपका क्या है इकाई की संख्या बिक्री 38 बटे 2, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 19। तो वही ना आपका यहाँ 19 लिखा हुआ है।
इसे अब देखिए, यही ना आपका 19 लिखा, औसत आगम 19 निकल गया। फिर आपका तीसरे स्थान पर उसी प्रकार से 54/3 तो 18, फिर चौथे स्थान पर उसी प्रकार से 68/4 तो 17। तो इसे आपको जब PDF मिलेगा आप वहाँ आसानी से उतार लेंगे। और आई होप आपको ये छोटी छोटी बात बताने के लिए कोई ज़रूरी ही नहीं होगी, लेकिन आपको हम बता दिए, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर बता ही नहीं थे, इसलिए आपको हम अच्छी प्रकार से यहाँ समझा दिए। औसत आगम जिसे आप टोटल हिंदी में क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू, उसका सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू और उसका कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू को आपको हम अच्छी प्रकार से बता दें। और इसके अंतर्गत आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जान तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप छोटा सा यहाँ करेक्शन कर लेंगे, क्या यहाँ आपको जो लिखना है वो आपको 2 लिख लेना है आप, और आपका ये पूरा सही है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा वही जो हमारा है विभिन्न बाजार के आगम वक्र। तो यहाँ जो है आप इसे सिर्फ वक्र को ध्यान में रखेंगे, कौन से बाजार का कौन सा वक्र है, और थोड़ी सी यहाँ फैक्ट है उसे ही जानेंगे, और पूरी डिटेल में यहाँ नहीं बताया गया, इसलिए आप उतनी इसमें दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको हम फिर से बताते हैं 12वां चैप्टर जब होगा वहाँ आपकी फुल डिटेल जो है इसकी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विभिन्न बाजार के आगम वक्र को। ठीक है, देखिए विभिन्न बाजार के आगम वक्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है आप उसे जानिए। विभिन्न बाजार के आगम वक्र के अंतर्गत आपको 3 प्रकार का आगम वक्र पढ़ना है। पहला पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार में आगम वक्र, तीसरा एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। आपको जो है यहाँ तीनों प्रकार की जो वक्र है उसे अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है, और इसकी फैक्ट 2-4 होती है उसे ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आगम वक्र, विभिन्न बाजार में जो आगम वक्र है उसमें जो पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र। सबसे पहले इसी को जानते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र, यही ना है क्या, पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र। और सेकंड होगा एकाधिकार में आगम वक्र, उसका तीसरा होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। आपको हम पहले बता चुके हैं, इसमें सिर्फ फैक्ट है, आप उसे ध्यान में रखेंगे। क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की मांग क्या होती है, पूर्णतया लोचदार होती है। सेकंड बात, उद्योग द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। यहाँ जो आपका है ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और यहाँ से एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो उद्योग के द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण होता है। थर्ड बात इसमें याद रखना है आपको, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम परस्पर बराबर होता है। यहाँ आपको हम 3-4 बातें बताएं, ध्यानपूर्वक सुने। क्या पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र बराबर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। सेकंड बात, उद्योग द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। थर्ड बात, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम अर्थात एवरेज रेवेन्यू AR और सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात MR परस्पर जो होता है वह दोनों बराबर होता है, अर्थात हम AR बराबर MR लिख सकते हैं। तो आपको पूछा जाएगा क्या पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, उसमें 4 ऑप्शन देगा और तीसरा देगा AR बराबर MR। तो आपका क्या आंसर होगा, AR बराबर MR, ये जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। तो आई होप ये आप समझ गए क्या पूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है आपका AR बराबर MR होता है। इसको जब आपको कहेगा इसका, अगर आपको इसका बोल दे 5 नंबर में पूछ दे, तो अगर आप इतना डिफिनेशन ही लिखेंगे तो क्या आपको नंबर मिल जाएगा। इसे आपको एक चित्र यानी कि रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाना होगा, और इसे अब रेखा चित्र बनाने के लिए आपको हम सिंपल सा विधि क्या बताए हैं। अगर किसी का भी रेखा चित्र या ग्राफ बनाने बोले तो आपको सब दिन से आप जानते हैं क्या, हमें XY एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेना है, और ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, O हो जाएगा। और आपको हम क्या बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, याद कीजिए क्या होता है, क्या बताया आपको, AR बराबर MR अर्थात औसत आगम बराबर सीमांत आगम। आपको हम जब बताए थे क्या, जब किसी चीज में बढ़ोतरी होती है वह इस प्रकार से जाती है,
और अगर कोई चीज़ बराबर रहता है तो इस प्रकार से जाती है, अगर कोई चीज़ माइनस यानी कि नीचे की ओर आती है तो वह इस प्रकार से, अगर माइनस में पूरी जाती है वो पूरी नीचे की ओर आती है। आपको हम सिंपल सा माइक्रो इकोनॉमी में बहुत सारी ग्राफ है, आपको हम वही ग्राफ को बताएं और सिंपल ट्रिक में बताएगा ग्राफ को किस प्रकार से बनाना है। अगर आपको हम पूरी डिटेल लंबी वीडियो बनाएं तो आपको 2 घंटा में भी एक वीडियो खत्म नहीं होगा, और 30 लेक्चर में क्या 60 लेक्चर में आपका इकोनॉमिक्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें है 2-3 बोर्ड मिला के दिया गया है, क्योंकि एसबीपीडी और एनसीईआरटी आपको हम मिला के पढ़ाते हैं और सिंपल सिंपल सा आपको हम ट्रिक में बताते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। अगर हम पूरी इसी को कठोर विधि में बताने लगे तो आपके दिमाग के ऊपर से जाने लगेगा, इसलिए आपको हम सिंपल सा बताते हैं। क्या आपको हम अभी पूर्ण प्रतियोगिता में क्या बताएं, ए आर बराबर एम आर, जब अधिक होता है इस प्रकार जाता है, जब कम होता है तो ग्राफ में इस प्रकार नीचे की तरफ आ जाता है, जब बराबर होता है इस प्रकार जाता है। तो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र क्या है, तो आगम वक्र बनाने के लिए, किसी प्रकार वक्र बनाने के लिए आपको एक्स वाई आसानी पूर्वक खींच सकते हैं और ओ दे सकते हैं, और आगम वक्र कितना है आपका ए आर बराबर एम आर, और एक रेखा आपको बीच से इस प्रकार निकाल देना है और ए आर बराबर एम आर। अगर विश्वास नहीं है तो आ जाइए किताब में और वहाँ देखिए किस प्रकार से इसको समझाया गया है, और आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। लेकिन हमारा जो ये विधि है आप इसे भी बनाते हैं तो आपको फुल का फुल नंबर मिलेगा, एग्जाम में 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। अगर आप इसे बनाते हैं तो एग्जामिनर जो कॉपी जांच करने वाला होगा वह समझ जाएगा कि बच्चा तेज है इसलिए इस प्रकार की रेखा चित्र बनाया है। अगर आप किताब की विधि से बनाइएगा उसमें भी नंबर मिलेगा, ये नहीं कहते हैं कि हम वह गलत है, लेकिन अगर आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में इसे रखना, यह सिंपल से विधि है, इसे ही ध्यान रखेंगे कि हमारा बराबर में ए आर बराबर एम आर है और पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र पूछा जाए तो आराम से बराबर से एक रेखा खींच देंगे और बन जाएगा। अब सेकंड वाले, और ये वक्र जो है आपको ध्यान में रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वक्र जो हमारा होता है इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, और आप इसको ध्यान में रखना है। अब आप समझ गए क्या पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। क्या पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र जो होता है, सबसे पहली बात कि वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, और इसमें क्या होता है ए आर बराबर एम आर, और इसमें क्या समझे आप, क्या पूर्ण प्रतियोगिता में मांग, वस्तु की मांग क्या होता है, पूर्णतया लोचदार, एक बात। दूसरी बात, उद्योग द्वारा वस्तु कीमत का निर्धारण होगा, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम परस्पर बराबर होता है। हमें नहीं लगता अब इसे बताने की जरूरत है। अब सेकंड पर चर्चा करेंगे, एकाधिकार में आगम वक्र किस प्रकार का होता है। ठीक है, समझिए एकाधिकार में आगम वक्र। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत कुछ बातें हैं उसे समझिए। एकाधिकार में आगम वक्र, इस अवस्था में आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होता है। सिंपल सी बात है, अगर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा, अगर इसे हम ग्राफ में बनाएंगे, सीमांत आगम और क्या है आपका आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र क्या होता है आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। तो नीचे की ओर जब गिरेगा तो इस प्रकार से अगर इसका हम लोग वक्र बनाएंगे तो इस प्रकार से आएगा रेखा, आसानी पूर्वक ये बन जाएगी। वहीं आप इसका उदाहरण में सरल रेखा चित्र बनाइए, उसे बताइए, ये सब उतना बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपल से आपको बता देंगे। पहले इसे जान लीजिए, क्या एकाधिकार में आगम वक्र क्या है। इस अवस्था में आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होता है। वस्तु की अधिक मात्रा एकाधिकार में आगम वक्र के अंतर्गत, इसमें थोड़ी सी आपकी डिटेल में बताया गया है तो उसे जानिए आप। एकाधिकार यानी कि एक का अधिकार, बाजार में कितना होगा, एक का अधिकार होगा। क्या होगा, एक का अधिकार। अगर एक का अधिकार है, अगर आपको बाजार में वस्तु की अधिक मात्रा बेचना है तो उत्पादक को क्या करना होगा, वस्तु की कीमत को क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर हमारे पास बहुत सी वस्तु है, अगर वह बिक नहीं रही है तो हमें अगर उसकी कीमत को कम कर देंगे तो हम मेरा क्या होगा, वस्तु तुरंत ही बिक जाएगा। और वही लिखा गया है कि वस्तु की अधिक मात्रा विक्रय करना चाहेगा तो उत्पादक कीमत कम करना होगा, और अधिक कीमत लेगा तो कम विक्रय कर सकेगा। अर्थात एकाधिकार की अवस्था वस्तु की मांग तथा कीमत में ऋणात्मक संबंध बताता है। सिंपल सी बातें थी। क्या एकाधिकार में आगम वक्र क्या होता है, क्या इस अवस्था में, यहाँ जो है थोड़ी सी करेक्शन है, आप इसे भी ठीक कर लेंगे। क्या इस अवस्था में जो है आपका यहाँ औसत आगम वक्र होता है, क्या होता है यहाँ औसत आगम वक्र। ठीक है, सही कर लेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट है, औसत आगम वक्र। ठीक है, तो क्या है, इस अवस्था में औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा, और वस्तु की अधिक मात्रा हम अगर कोई भी बाजार में बिक्री करना है तो उसकी कीमत को कम करना होगा, और उसकी कीमत को कम करना होगा वस्तु की, और अधिक कीमत लेगा तो वस्तु की विक्रय कम होगा। अर्थात एकाधिकार की अवस्था में वस्तु की मांग तथा कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है।
तो इसका अगर वक्र खींचना है इसे ध्यान में रखिए, क्या इस अवस्था में औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। तो सिंपल सा इसका भी अगर रेखाचित्र आपको दर्शाने बोले तो एक्स वाई आसानी से जानते हैं, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ अच्छे प्रकार समझ लीजिएगा, आप यहाँ इसे समझ लीजिए। तो इसका किस प्रकार से होगा, इतना चाहिए होगा, फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, आपको हम बता चुके हैं कि ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका 0, ठीक। और इसमें क्या बताए आपको, हम ध्यान में है ना, क्या क्या होता है इसमें, इस अवस्था में औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। किधर से किधर गिरता है, बाएं से दाएं। औसत कैसे गिरेगा, इस प्रकार से आएगा। चलिए हटाइए, आपको हम इसी चित्र पे समझाते हैं, ठीक है। ये आपका x, ये o, ये y, और आपको हम क्या समझाए, क्या इसमें जो है औसत और सीमांत, औसत और सीमांत आगम बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। तो ये हो गया आपका औसत आगम, नीचे की ओर आ गया, ये हो गया बाएं से दाएं आपका सीमांत आगम, और यही आपका तैयार हो गया एकाधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली। और यही हो गया आपका इसका औसत आगम वक्र का, और जो आपका है पूर्ण एकाधिकार में आगम वक्र का वक्र। क्या आपको हम डिफिनेशन में जो बताए उसी के अनुसार आपका ये ग्राफ खींचे। क्या इस अवस्था में आगम वक्र, और आगम अगर किसी प्रकार का वक्र बनाने के लिए एक्स वाई और 0 आप जानते ही हैं कि इसे इस प्रकार से बना देना है। और इस अवस्था में क्या होता है, औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे और गिरेगा। तो ये दोनों देखिए इस प्रकार से आ रहा है और नीचे की ओर गिर रहा है, ये आपका ए आर, ये आपका एम आर, और नीचे की ओर गिरेगा। और यही जो गिरने के आधार जो आपको बता देगा वह होगा एकाधिकार में आगम वक्र। आई होप इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरा आपका जो बिंदु है उसको समझ लीजिए और आपका ये लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। तीसरा में हमारा क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। तो पहला में पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र किस प्रकार था, ए आर बराबर एम आर, इस प्रकार से। सेकंड में आपका क्या था, इस प्रकार से आ रहा था। अब थर्ड में देखिए, और आपको इसमें जो वक्र को ही ध्यान में रखना है, ठीक है, वक्र को तो भूलना ही नहीं है और वक्र को ही इसमें ध्यान रखना है। तीसरा क्या है हमारा, एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र क्या है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। तो इसमें फर्में बाजार दशा में वस्तु उत्पादित न कर स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है। देखिए इसमें फर्म क्या कहता है, बाजार में जो वस्तु उत्पादन करना है वह वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा। स्थानापन्न क्या होता है, आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, क्या एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करना, यानी कि विकल्प के रूप में, यानी बाजार में जो वस्तु है वह वस्तु को उत्पादन नहीं करेगा, वह किसी और वस्तु को उत्पादन करेगा, जिसे अर्थशास्त्र में कहेंगे हम लोग स्थानापन्न, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का वो उत्पादन करेगा। और इसे ही आपका क्या कहेंगे, एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। इसमें एक फर्म अपनी कीमत घटाकर दूसरे फर्म का ग्राहक छीन सकता है। याद रखिएगा, अगर किसी ग्राहक को दूसरे फर्म से छीनना है तो क्या करना है, अपनी फर्म की कीमत को, यानी अपनी फर्म की वस्तु की कीमत को घटा देंगे तो उसकी फर्म का ग्राहक जो है मेरे फर्म में आ जाएगा। तो वही कहा रहा है कि एक फर्म अपनी कीमत को घटाकर दूसरे फर्म का ग्राहक छीन सकता है। तो ये किसमें संभव है, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में संभव है, एकाधिकार में नहीं, एकाधिकारी प्रतियोगिता में संभव है। क्या एक फर्म अपनी कीमत को घटाकर वह दूसरे फर्म के ग्राहक को छीन सकता है। ऐसी स्थिति में ए आर एवरेज रेवेन्यू तथा एम आर मार्जिनल रेवेन्यू रेखाएं बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है। क्या होती है, बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है। और ए आर तथा एम आर रेखाएं एकाधिकार वर्ग की तुलना में चपटी होती है। अब यहां समझिए, आपका जो था एकाधिकार का आगम वक्र कैसा था, इस प्रकार से था, और ये आपका क्या बता रहा है, इसकी तुलना में ये चपटी है। तो सिंपल सा, चपटी जब होगी तो वह इस प्रकार से आ जाएगी, ये ऊपर से थी ये तो नीचे से आ जाएगी। सिंपल सा इसका भी चित्र बन जाएगा। लेकिन आपको हम फिर से इसका परिभाषा बताते हैं।
एकाधिकार प्रतियोगिता आगम वक्र में क्या है, क्या इसमें फर्म जो है बाजार दशा में वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा, स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन करेगा और एक फर्म अपनी कीमत को घटाकर दूसरे फर्म का ग्राहक इसमें छीन सकता है। और ऐसी अवस्था में AR तथा MR रेखाएं बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा, यानी उसी प्रकार से बाएं से दाएं जैसे एकाधिकार में गिरता है वह गिरेगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन बनेगा, क्या AR MR रेखा जो है एकाधिकार वर्ग की तुलना में थोड़ी क्या होगी, चपटी होगी। तो उसी सेम टू सेम उसी प्रकार का ग्राफ बन जाएगा और इसे थोड़ी सी नीचे से बना देना है और ये आपका AR हो जाएगा और ये आपका MR हो जाएगा। बस सिंपल सी यही आपका था आज का लेक्चर। क्या पर आगम वक्र का लेक्चर था, आगम की धारणाएं आप समझ गए और एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र इस प्रकार से वह थोड़ी सी चपटी हो जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर तो आएगी लेकिन थोड़ी सी चपटी इस प्रकार से बन जाएगा। और आपको तीनों चित्र को ध्यान में अच्छी प्रकार से रखना है, तीनों वक्र को। तो आई होप आपको ये पूरी अच्छी वीडियो में पूरी क्लियर हो गया होगा क्या क्या हुआ आज की लेक्चर में। और आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहे। तो अब आप समझ गए, आगम भी समझ गए, आगम की धारणा समझ गए, विभिन्न बाजार के आगम वक्र। अब बचा हमारा टेस्ट, तो उसमें समझिए टेस्ट आपका क्या है। टेस्ट के अंतर्गत आपका क्या है, सबसे पहला सवाल AR प्रदर्शित किया जाता है। अब आप सूत्र को याद कीजिए, अब हम नहीं बताएंगे, अब दिमाग में सोचिए कि अभी तुरंत आपको बताए हैं AR को प्रदर्शित किया जाता है किस सूत्र से किया जाता है, याद कीजिए TR/Q, TR/Q या Q/P या डेल्टा T/Q या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर है टोटल रेवेन्यू/Q, इसका सही आंसर है। सेकेंड सवाल है MR प्रदर्शित किया जाता है। MR का भी अब सूत्र बताइए आप, डेल्टा TR/Q या डेल्टा TR/Q या डेल्टा TR/Q या डेल्टा AR/Q। तो आपको ध्यान में होगा कि आपको हम बताए थे कि डेल्टा TR/Q जो है आपका करेक्ट आंसर है, सीमांत आगम का सूत्र होता है। अगर आप वीडियो में अच्छी प्रकार से बने रहे तो आपको याद होगा। थर्ड सवाल है, एक किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समांतर होता है। तो X अक्ष के समांतर किस बाजार में हुआ था, ये था आपका X और ये Y, यानी X अक्ष इसके समांतर हुआ था। तो अब बताइए किस बाजार में हुआ था। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता या उपयुक्त सभी, याद रखना चाहिए। सिंपल सा पूर्ण प्रतियोगिता में इस प्रकार का हुआ था, अर्थात AR जो MR था वो X अक्ष के समांतर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। औसत आगम और कीमत एक है, औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो औसत आगम और कीमत जो है वह एक है और औसत आगम रेखा की जो मांग रेखा भी होती है आप इसे देख चुके हैं, अर्थात दोनों जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। पांचवा सवाल है कि किस बाजार में AR बराबर MR होता है। किस बाजार में AR बराबर MR होता है, तो आपको हम तुरंत बताए हैं वो होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में। छठा सवाल है, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। तो अब बताइए आप एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है। AR बराबर MR, AR बड़ा MR, AR MR बड़ा, यानी कि अब बताइए इसमें से आपका कौन सही आंसर है। तो इसमें जो होता है AR MR से बड़ा AR होता है, इसका करेक्ट आंसर यही है, ना कि MR से MR बड़ा होता है AR छोटा होता है। इसमें क्या होता है आपका AR बड़ा और MR छोटा होता है एकाधिकारी एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में। यही आपका सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। सातवां है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, बताइए। AR MR दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों बराबर रहता है, तो इसका मतलब दोनों स्थिर ही रहता है, ना बढ़ता ये है ना घटता है। तो सिंपल सा बात, AR MR दोनों बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी कि स्थिर रहता है। आठवां सवाल आता है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने का अधिकतम होगा। यानी कि फर्म जो है अधिकतम लाभ कमाना चाहता है तो इनमें से कौन सा नियम को वो फॉलो करेगा तो वो अधिकतम लाभ कमाएगा, यानी अधिकतम फायदा कमाएगा। MR बराबर MC या जहां MC वक्र रेखा MR को नीचे से काटे, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों MR और MC, MR बराबर MC और MC वक्र रेखा MR को नीचे से
काटे। 9वां और अंतिम सवाल, क्या एक फर्म का एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई और कीमत कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है, तो फर्म की सीमांत आगम क्या है? तो बताइए, क्या एक फर्म है और एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकता है, तो फर्म का सीमांत आगम क्या होगा? औसत आगम से अधिक होगा, औसत आगम से कम होगा, औसत आगम के समान होगा या शून्य होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो जो फर्म का सीमांत आगम होगा, वह सीमांत आगम शून्य होगा, अर्थात चौथा इसका जो है वह करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार से हम लोगों ने आज की लेक्चर में आगम के बारे में संपूर्ण ज्ञान को समझ चुके हैं और आप इसे अच्छी प्रकार से नोट्स बना लेंगे और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दे और कमेंट जरूर कर दें इस वीडियो पर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहे और क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स के आप लोगों के भाई एवं फ्रेंड दोस्त हैं उसे शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और हाँ, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और आपको आज का PDF भी हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।